नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम दिल्ली आए हुए हैं और हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी जुड़ेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्योंकि बार बार ये चर्चा हो रही है और जिस तरीके से लगातार मोदी और शाह के बयान बदल रहे हैं और बयान का मतलब जिस तरीके से बदल रहा है उससे कहीं न कहीं ये बातें अब चर्चा में ही नहीं, गंभीर तरीके से गंभीरता से लोग ये चर्चा करनी शुरू कर दी है। क्या वाकई में मोदी के विदाई का वक्त आ गया है? और मोदी अगर जाने का वक्त आ गया है तो क्या कोई और प्रधानमंत्री बनने के रेस में तो नहीं शामिल है? इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक वानखेड़े जी। अशोक वानखेड़े जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस देश के बड़े पत्रकारों में इनकी गिनती है और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों के नब्ज को ये बेहतर तरीके से टटोलते भी हैं और नब्ज पर इनकी पकड़ भी है। तो चलिए हम अशोक वानखेड़े जी से बात करते हैं कि आखिर देश में 2024 का मूड क्या है या देश किस तरफ जा रहा है 2024 में। सर, 4 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, क्या लगता है क्या होगा इस देश में? देखिए, इस देश में मुझे परिवर्तन कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई देता है। मैं खासकर कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आपका उत्तर प्रदेश है, बंगाल है। इन राज्यों से ही कुछ नतीजे निकलने आए हैं। बाकी राज्यों में मैं ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखता। जो काउबेल्ट कहते हैं, जो बीजेपी का गढ़ है, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पिछली बार उन्होंने क्लीन स्वीप किया। यहाँ 4-4, 5-5 का भी लॉस हुआ। तो कहने के लिए तो 25 सीटें बीजेपी की राजस्थान में थी, अब 20 रह गई, तो 5 बहुत छोटा लॉस दिखता है। तो मैं इन तीनों राज्यों को मिलके यदि मैं 10-12 सीट भी लॉस मानूं, वो 12 का गड्ढा कहाँ से भरेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि यूपीए या कांग्रेस के लिए एक एडवांटेज ये था कि जब नॉर्थ में मार खाते तो दक्षिण भारत में बचते, दक्षिण भारत से कुछ आ जाती तो वहाँ मार खाते तो नॉर्थ में कुछ आ जाता। ये सिर्फ नॉन नॉर्थ साउथ पार्टियाँ हैं बीजेपी, और इन्होंने कर्नाटक में जाने का प्रयास किया। कर्नाटक में इनकी सरकार चल रही थी अच्छी, और कर्नाटक का अच्छा इनका गढ़ बन गया था। लेकिन फिर वहीं लोकल लोगों को आप निगलेक्ट करोगे, क्षेत्रीय क्षेत्रपों को आप बेइज्जत करोगे, तो फिर कर्नाटक ने रिएक्ट किया, जो 60 पे आ गए। इस बार लोकसभा में भी कर्नाटक में रिवर्स होगा। जितनी पिछले कांग्रेस को मिली थी इस बार इनको मिलेगी, और जितनी इनको मिली थी वो कांग्रेस को मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद अपनी 5 गारंटियाँ पूरी की हैं, और वहाँ कांग्रेस जो डिवाइडेड हाउस थी वो एक होके लोकसभा में लगी हुई है। और डीके शिव कुमार यकीनन कर्नाटक में अमित शाह से ज़्यादा स्मार्ट साबित हो रहे हैं। वही तेलंगाना में है, तेलंगाना में इनकी सरकार है, इन्होंने गारंटी दी। और तेलंगाना में बीआरएस वर्सेस कांग्रेस है, बीजेपी वहाँ कहीं दिखती नहीं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में ज़रूर टीडीपी के साथ गठबंधन किया, 6 सीटें दी, उसमें से 2 सीटें टीडीपी के भरोसे आई, तो वो मुझे गेन होता हुआ दिखाई देता। बीजेपी को पहला गेन होगा, जो 2 सीटें उनको शायद मिलेगी आंध्र प्रदेश में, वो उनका गेन है। बाकी आप ऊपर आ जाइए, मैंने बोला छत्तीसगढ़ में 1 सीट का लॉस है, मध्य प्रदेश में 3-4 सीट का लॉस है, आप 6-7 सीट का लॉस राजस्थान में बताते हैं। गुजरात में पूरा का पूरा दे रहा हूँ। पंजाब इनके पास कभी था नहीं, 1-2 सीटें थी, वो वापस भी आ गई, तो बाहर नहीं। आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में इनके पास पूरी सीटें थी, उसमें से 1-2 भी छिटक जाई तो लॉस है। आप हिमाचल पूरा ले लीजिए, आप उत्तराखंड पूरा ले लीजिए, आप आसाम भी पूरा ले लीजिए। अब आपके पास वक्त बचता है बंगाल। बंगाल में आपके पास 18 सीटें थी, आपका टारगेट है कि बंगाल इस बार 30-35 सीटें आएगी, लेकिन 18 की वो 15 होगी, तो 3 का झटका वहाँ पे भी है। बिहार में आपके पास सीटें थी जब जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, फिर बीच में बहुत पानी बहा गंगा में, ये इधर गए वो उधर वापस आ गए। कुल मिला के इस बार सीट बाय सीट, उम्मीदवार बाय उम्मीदवार लड़ाई चल रही है। परसेप्शन किधर बैठता? सपोज मैं मानूँ बिहार में आपको 2 ही सीटों का लॉस है, जो बीजेपी के पास थी उतनी रहेगी, 2 सीटों का लॉस है। वो भी लॉस कहीं भरता हुआ नज़र नहीं आता है। फिर आप पूरा लॉस भरने के लिए आ जाओगे यूपी में। यूपी में जो हालात हो गए हैं वो इतने बुरे हैं, क्योंकि यूपी में जब 2014 में 72 सीटें थी, 2019 में जब पूरा भारतवर्ष मोदी जी के पीछे खड़ा हो गया पुलवामा के चक्कर में, और मोदी जी को 300 पार दिया, तब यूपी में 9 सीटों का झटका लगा। अब इस बार तब तो 47 सीटें थी विधानसभा में अखिलेश के पास, अब अखिलेश के पास 100 से ज़्यादा सीटें हैं। अखिलेश और कांग्रेस इकट्ठा होकर लड़ रही है। कई समीकरण ऐसे हैं, और केंद्र में अमित शाह का पूरा पार्टी पे और संगठन पे कब्जा होना, और अपने हिसाब से टिकट बांटना,
अपने हिसाब से सारी रणनीति तय करना, लोकल क्षेत्रों के भरोसे बाहर के लोगों पे विश्वास रखना, ये सारी बातें इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रही है। मैं मानता हूं कि ये चुनाव भले ही विपक्ष राहुल गांधी कहे या सारा इंडिया गठबंधन में कहे, कोई भी कहे, इतने साल मैं चुनावी राजनीति देख रहा हूं, ये लोग मोमेंटो नहीं बना पा रहे हैं। इस बार जनता स्वयं परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से, जो बड़े बड़े शहर हैं। कुछ जगह लाभार्थियों का एक वोट बैंक है, लेकिन लाभार्थी कब तक? प्रधानमंत्री का जो बार बार बयान बदलना, अभी आज उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान और हिंदू मुसलमान की राजनीति करता ही नहीं, लेकिन आज अमित शाह ने जो नारा दिया कि ये मौलाओं की और मुल्लाओं की सरकार है, तो आप मुसलमान की बात करते हैं। आप अल्पसंख्यकों की जब कहते हो कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठिए, अब आप कहते हैं कि मैंने तो हिंदुओं को बोला था। अब भाई, रईस हिंदू से गरीब हिंदू को यदि सोना बांट रहा है कांग्रेस, तो क्या गर्व कर रहा है? क्या मोदी जी गरीब विरोधी है? भाई, कांग्रेस का मैनिफेस्टो वैसा नहीं है, लेकिन वैसा हो भी जाए तो फिर कांग्रेस तो कोई गलत नहीं कर रही है। गरीब हिंदू को रईस हिंदू से पैसा लेके दे रही है, तो गरीबों को तो खुश होना चाहिए, मोदी जी को तालियां बजानी चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने जब कहा था तब वो अल्पसंख्यकों को लेके था, घुसपैठिए शब्द का उपने उसका जिक्र भी नहीं किया। कई जगह उन्होंने बीच में अडानी अंबानी का नाम ले लिया कि अडानी अंबानी काला पैसा दे रहे हैं। फिर अडानी अंबानी ने समझाया कि गुरुजी क्या कर रहे हो, हमको ब्लैक पैसा वाला बोल दिया आपने। तो ये कई चीज़ें हैं, ये बौखलाहट जो है और वो लगातार उनमें दिख रही है। वो कभी इतने इंटरव्यू कभी नहीं हुए मैंने जो देखा, मतलब जैसा हमने देखा कि लोग पहले ग्रुप में सेल्फी लेते हैं, फिर इंडिविजुअल लेते हैं, वैसे इन्होंने पूरे ग्रुप एडिटर्स को 6-6 लोगों को इंटरव्यू दिया। अब उस चैनल के एक एंकर को इंटरव्यू दे रहे हैं, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं और जो सवालों के जवाब देने के जा रहे हैं, कभी वो आध्यात्म पे जाते हैं, कभी हिंदुत्व पे जाते हैं। वो कतई हिंदू मुसलमान करने के लिए बात नहीं करते, मुसलमानों के प्रति उनका प्रेम उमड़ता है। वो अपने बचपन में मुसलमानों के घर खाना खाने और ईद मनाने की बात करते हैं। ये सारी बातें तब क्यों नहीं होती जब आप बंगाल में होते हैं? संदेश खली की तो बात आप करते हैं, लेकिन फिर मणिपुर की बात नहीं करते। ये कई चीज़ें जो लोगों के मन में आ रही है। गोदी मीडिया कुछ भी कहो, लेकिन सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि सोशल मीडिया दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने आ रहा है। इसलिए एक नरेशन बना है। नरेशन ये बना है, मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं होगी। मैं आज भी मानता हूँ कि इस आने वाली लोकसभा में सबसे बड़ी राजनीतिक दल कोई होगा तो बीजेपी होगी। लेकिन क्या बीजेपी 277 तक पहुँचेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये 277 तक मुझे पहुंचते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मामला यूपी में भी अटका है, यूपी में भी 10-20 सीटों का नुकसान होगा। बिहार में मैं मानूँ 4 ही सीटों का, 2 ही सीटों का नुकसान हो गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक का नुकसान, और इन छोटे छोटे नुकसानों को यदि बड़ा आंकड़ा 50, 60, 70, 75 सीटों का यदि नुकसान होता है, तो वो 75 सीटें आएगी कहाँ से? सवाल ये है। आपके पास 290 सीटें हैं वर्तमान लोकसभा में, जो बाद में बीच में कोई डेथ हो गई, कोई बाई इलेक्शंस हो गए, सब पकड़ के 290 में से 70 गए, तो आप 220 पे आते हैं। मैं कहता हूँ कि चलो 70 नहीं, 50 का भी लॉस हो गया, आप 230 पे भी आ गए, तो बाकी 50 सीटें लाएंगे कहाँ से आप? क्या आपको तब बीजेडी मदद करेगी? तब आपको चंद्रबाबू नायडू मदद करेंगे? क्योंकि अक्सर इन लोगों ने इसलिए मदद की आपको कि वो गन पॉइंट पे हैं। आज एनडीए का कुनबा क्या है? लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो एनडीए में है कौन? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 290, उसके बाद नंबर 2 पे आपके नीतीश बाबू 16, तीसरे नंबर पे एकनाथ शिंदे 13, और बाकी एक एक 2-2 सीट्स, और 14 पार्टियां ऐसी जिनकी एक भी सीट नहीं। ये एनडीए का कुनबा है। तो उन 16 में से नीतीश बाबू कितने ला पाते हैं, नीतीश बाबू को पता। इतना जरूर कहता हूँ कि एकनाथ शिंदे के 13 में से 3 भी नहीं आ रहे हैं, तो वो भी गया। तो नए पार्टनर एनडीए में ढूंढने होंगे, और नए पार्टनर तब आएंगे जब नया नेतृत्व आएगा। क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन 2 लोगों के तानाशाही प्रवृत्ति से शायद ही विपक्ष का कोई ऐसा दल हो जो दुखी नहीं है। सारे दल दुखी हैं, और जो साथ में है वो मजबूरी में है, जेल में नहीं जाना इसलिए है। उत्तर प्रदेश की मायावती देख लीजिए आप, मायावती को उम्मीदवार बदलना पड़ते हैं, और मायावती कैसी डिक्टेट हो रही है, ये तो मैंने साक्षात, जब मेरी एक छत्तीसगढ़ के एक रीजनल पार्टी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी में मिलने गए, हमने ये तय किया था कि हमको बीजेपी में मर्ज होना है, लेकिन हमको बोला गया कि चुनाव की स्ट्रैटेजी के लिए आप हमको मर्ज मत होइए, आप हमारे साथ बी टीम बन के लड़िए। तो हमने बोले बी टीम कैसे बनेंगे? तो बोलेंगे ये आपको ये नेताजी बता देंगे। और वो जो बड़े नेता हैं हमको सीधा मायावती के घर ले गए, और उन्होंने कहा मायावती जी को कि साहब का आदेश है कि आपको इनके साथ लड़ना है छत्तीसगढ़ में मिलके। हम बाहर आके उनको कहा, बोले कि हम मायावती जी के साथ टाइप नहीं करेंगे,
हम आपके साथ मर्ज होने को तैयार हैं, लेकिन हम मायावती जी के साथ नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं बी टीम, तो मैंने देखा मायावती जी को आदेश जाता है, तो ये मायावती को आदेश क्यों जाता है? और मायावती जैसी स्वयंभू नेता, मुझे खुद को डेवलप किया उसने, भाई पहली बार मुख्यमंत्री अपने बलबूते पे बनी यूपी जैसे सूबे में, वो क्यों सरेंडर हुई है? क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के केस को जेल नहीं जाना चाहता। एकनाथ शिंदे हो या शरद पवार हो, अजित पवार हो, ये सारे लोग क्यों हैं? ये सिर्फ ईडी के डर से हैं। तो ये खौफ का सारा रिएक्शन तब होगा जब आप कमज़ोर पड़ोगे, और जब कमज़ोर पड़ोगे तो लोग फिर छोड़ते नहीं। ऐसे में क्या बीजेपी से नया नेतृत्व उभरेगा? क्या संघ इस चीज़ को वॉच कर रहा है? क्या संघ किसी नए नेतृत्व को आगे करेगा? क्योंकि संघ का कहना है कि हम लक्ष्य की तरफ रथ लेके निकलते हैं, घोड़ा थक जाता है, हम घोड़ा बदलते हैं। क्या 2024 के चुनाव के नतीजे घोड़ा बदलने का नतीजा होगा? क्या ये घोड़ा थक गया ऐसा बोला जाएगा? ये कई चीज़ें हैं जो 2024 के नतीजे दिखाएंगे, क्योंकि विपक्ष एक नरेशन बनाने के लिए प्रयास तो कर रहा है, लेकिन जनता नरेशन बना चुकी है। लेकिन डर ज़रूर है मीडिया में, सभी जगह, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का। तो इसीलिए लोग दबी जुबान में, लोग ओकल नहीं होते। लेकिन गिरता हुआ मतदान ये भी बता देता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का कैडर, बीजेपी के अपने लोग, संघ क्या घर बैठा है या वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। एक और बात जो सामने आई है, जैसे लोगों से बात करने पर डर है, मतलब आप जैसे ही सवाल करें तो तुरंत मोदी बोल देगा, लेकिन जैसे ही आप 2-4-5 मिनट आप उनसे बात करिए, एक तो ये लगा जैसे क्या कि माइंडसेट, मतलब मीडिया का मतलब वो लोग समझने लगे कि मोदी की बात करनी है, लेकिन जैसे ही उससे कुछ अलग चीजें समझ में आने लगती है तो फिर वो महंगाई की बात करना शुरू करते, रोजगार की। मैंने यही कहा, आप ऑफ कैमरा बात करो, अब आप कैमरा लोगों से बात करो। आप, मैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, जो औरंगाबाद शहर का नया नाम है संभाजी नगर, वहाँ गया था। वो मुस्लिम बहुल एरिया है और वहाँ एमआईएम का सिटिंग सांसद है वर्तमान में, ओएसी का, जलील। तो मैंने जब बात की, कुछ मुसलमान लोगों से बात की, कि जो मुसलमान बस्तियों में भी गया, उन्होंने कहा कि इस बार हम उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वोट देंगे। तो मैंने लगा वो क्यों, शिवसेना तो मुसलमानों के खिलाफ बात करती है। उन्होंने कहा नहीं साहब, उद्धव ठाकरे के शिवसेना को वोट देने से वो राहुल गांधी को जाएगा, जलील को वोट देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला बैठे रहेगा वो, और यदि जलील का वोट स्प्लिट हो गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से, मतलब एकनाथ शिंदे का आदमी जीत जाएगा, तो फिर वो मोदी जी आएंगे, और मोदी जी से सब डर रहे हैं। तो ये डर भरा माहौल है। एक बहुत बड़े नेता ने, जिनका टिकट कटा उत्तर प्रदेश में, उनने कहा कि जब मैं मोदी से मिला तो मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी ने मुझे पूछा आप क्या चाहते हो, तो मैंने कहा मुक्ति, डर से मुक्ति चाहता हूँ मैं, मुझे टिकट नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि डर से ही प्रशासन चलाया जाता है। जब आप इस लेवल पे सोचते हो कि डर से प्रशासन चलाया जाता है, ये देश उपमहाद्वीप है, इस देश ने कई सरकारें देखी है, ये देश अपने प्रधानमंत्री को माफिया नहीं, डॉन नहीं, अभिभावक के रूप में देखना चाहता है। तो पिताजी नाराज़ भी होते हैं, पिताजी पुचकारते भी हैं, पिताजी आंखों में आंसू भी लाते हैं, पिताजी का दर्द होता है अपने बच्चों के लिए, ये सब दिखना चाहिए। 700 किसान मरने पे यदि कोई कहे मेरे लिए मरे क्या, वो अभिभावक हो ही नहीं सकता। ऐसे कई वाक़या हैं 2014 से लेकर 2024 तक, जिसको यदि बताने लगे तो रात निकल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक ह्यूमन फेस प्रधानमंत्री का वो दिखाई नहीं देता। प्रधानमंत्री सिर्फ न्यूज़ चैनल के कैमरे के सामने वो जब माँ की बात करते हैं, गंगा माँ की बात करते हैं, वो रोते हैं, और फिर लगता है कि नहीं ये इमोशन नहीं है, ये एक्टिंग है। और फिर मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्रधानमंत्री यदि फिल्म इंडस्ट्री में जाते तो शायद दिलीप कुमार भी सोचते ट्रेजेडी किंग वो होते या नरेंद्र मोदी जी।